बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी हम लोगों ने कंडीशनल ऑफ़र के ऊपर तो डिटेल बात कर ली थी और हमने इसके ऊपर एग्जांपल्स भी देख ली थी। इनविटेशन टू एन ऑफ़र के ऊपर एग्जांपल्स नहीं देखी थी, लेकिन मैंने दो तीन एग्जांपल ज़रूर शेयर की थी कि एडवर्टाइजमेंट जिस तरह है ये इनविटेशन है, आप इनवाइट कर रहे हो ऑफरर को कि वो आए और ऑफ़र करे, राइट। लॉ ऐसे करना क्यों चाह रहा है? पोजीशन क्लियर कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, आप किसी हाइपर स्टार पे जाओ और आप कहो कि ये मैंने एक्सेप्टेंस किया। आप वहाँ पे एज अ एक्सेप्टर के रोल से नहीं जाते, बल्कि एज अ प्रपोजर के रोल से जाते हो। आप जब काउंटर पे जाते हो तो इनफैक्ट रिसेप्शन पे आप लोग ऑफर करते हो रादर देन एक्सेप्टेंस के। ये बात हमारी क्लियर हो गई थी। सेकेंडली हमने बात की थी ऑक्शन की, कि जो नीलामी हो रही होती है इसके अंदर भी वो जो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट है या जो ऑक्शन के लिए आपको इनवाइट किया जाता है वो इनफैक्ट इज एन इनविटेशन। आप वहां पे जाते हो एज अ बिडर, बिड लगाने के लिए। तो बिडर कौन है फिर वहां पे? ऑफरर। इसका क्लियर पोजीशन क्लियर हो रही है। और फिर तीसरी एडवर्टाइजमेंट है कि आप जितने भी न्यूज़पेपर में या मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखते हो वो क्या है? इनफैक्ट इनविटेशन। कंपनीज अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, डिसेमिनेट कर रही हैं, लेकिन आप उसकी इनविटेशन को ऑफर के इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इनविटेशन मीन्स ऑफर, ऐसा नहीं है। इनविटेशन एक्चुअली में ऑफर नहीं है। इज दैट क्लियर? सो पोजीशन क्लियर हो गई। इज दैट क्लियर? अच्छा जी आगे देखिएगा, आपको नजर आ रहा है एमसी क्रुचल का प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, 8 और 9। किसी ने जहमत नहीं की होगी मुझे उम्मीद है, तो ज़रा प्लीज़ ओपन कीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 देखिए ज़रा प्लीज़। 7, 8, 9 देखिए, पहले 7 देखिए बल्कि। मैंने जैसा पहले भी सिखाया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना करना है और सोल्यूशन जहन में रख के फिर उसके बाद सोल्यूशन पढ़ना है, साथ साथ सोल्यूशंस नहीं पढ़ने हैं। सेवन, 8, 9 प्लीज तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ो। ये आपको गाइड करेंगी इनविटेशन के बारे में, इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। जी डन, सबने पढ़ लिया। 7 में कोई प्रॉब्लम? 8 में, 9, 7 और 8। बेटा एक्स अ ब्रोकर ऑफ मुंबई रोड टू वाई अ मर्चेंट ऑफ गाजियाबाद स्टार्टिंग द टर्म्स। ओके, सो बेटा वो कहना चाह रहे हैं कि आप किन टर्म्स के ऊपर काम करोगे। क्या ये ऑफर है किसी किस्म की? अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी टर्म्स ये होंगी कि आप एडवांस पे किया करेंगे, आप एडवांस पेमेंट किया करेंगे, आप लोग अगर एक्सपोज या क्रेडिट टर्म भी है तो आप मुझे 30 डेज में पेमेंट कर दिया करेंगे। जैसा रुडॉल्फ पाकिस्तान निशात के साथ काम करती है, तो निशात कहता है मैं से 45 लीड टाइम्स लूँगा, लीड डेज लूँगा, मतलब मैं 45 डेज के बाद पेमेंट किया करूँगा। तो क्या ये कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये टर्म्स की एग्रीमेंट है। सिर्फ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्म्स। मेरी बात समझ आ रही है? सो ये वो चीज़ है। और इसी तरह नोटिस दैट द गुड्स स्टेटेड इन द नोटिस विल बी सोल्ड बाय टेंडर। एक नोटिस दिया जा रहा है कि हम ये चीज़ें टेंडर के थ्रू बेचेंगे। आपको याद है ये पिछले दिनों एक हुआ था कि इमरान खान ने जब वो मर्सिडीज़ और वो सारी पुरानी कार्स जो थी प्राइम मिनिस्टर पोजेशन में, वो एक ऑक्शन में सेल करने की कोशिश की थी, जो कि बैडली शायद नाकाम हो गई थी। अब वो उसका एक एडवर्टीजमेंट आया था। वो एडवर्टीजमेंट क्या था कि फ़लाँ डेट के ऊपर ऑक्शन की जाएगी प्राइम मिनिस्टर की जो ओल्ड व्हीकल्स हैं। सो ये बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे हैं कि एक नोटिस है जो ये शेयर कर रहा है कि फ़लाँ डेट के ऊपर टेंडर के थ्रू सेल होगी।
सो इट्स एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट्स नॉट एन ऑफर. सो इज दिस नोटिस अ वैलिड ऑफर टू सेल? जी, वैलिड ऑफर टू ऑफर है क्या ये? नहीं, ये ऑफर तो है ही नहीं, ये तो इनविटेशन है. लोगों को इनवाइट किया जा रहा है उस दिन के ऊपर, क्या उस दिन आइए प्लीज जी. ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? 9 में कोई प्रॉब्लम? नो. चले वापस आए और एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12. जी बेटे, टेंडर, ये जो आपका ये गवर्नमेंट जब भी चीज़ें बेच रही होती है, इससे क्या वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में? उर्दू में वैसे टेंडर ही लिख रहे होते हैं. ये नीलामी के थ्रू जो चीज़ें बिक रही होती हैं वो उसी जी बेटे, किसी के पास कोई उर्दू का बेहतरीन वर्ड है टेंडर का? मैंने तो टेंडर को हमेशा उर्दू में भी टेंडर ही देखा है. नीलामी के थ्रू, नीलामी होती है एक्चुअली, उसी के थ्रू जो चीज़ें बिक रही होती हैं उसको टेंडर के थ्रू कहते हैं आप. जी 9, 10, 11, 12 प्लीज एक दफा पढ़िए. जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, पढ़ लें बस एक दफा. 9, 10, 11, 12. पहले मैं वैसे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ. 9th एग्जाम्पल एम्बिगुइटी टर्म्स के हवाले से है. 10th एग्जाम्पल में वो कंडीशनल ऑफर के हवाले से एग्जाम्पल मौजूद है. 11 और 12 जो है वो इनफैक्ट फिर इनविटेशन के हवाले से. ये इस तरह सीक्वेंस में, जिस तरह आप प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ोगे उसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल्स मिलेंगी आपको. ठीक है, चलें आप प्लीज पढ़िए. एग्जाम्पल मैं हमेशा आप लोगों से पढ़वाया करूंगा, उसकी रीज़न है इस सारा दिन पीपा लेके घूमते रहते हो, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल भी कर लिया करो. तौन के ऊपर लेके घूमते रहते हो सारा दिन. ठीक है, मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि प्रोविजन ऑफ लॉ अप्लाई कैसे होती है. एक्सेप्टेंस नहीं, अभी उस पर बात करेंगे. एक्सेप्टेंस अभी तक देखो हमने एक एलिमेंट से बाहर गए हैं कहीं? नहीं. अभी एक ऑफर को कंप्लीट करेंगे. अभी तो हम पढ़े एक वैलिड ऑफर क्या होती है. अभी हमने ये पढ़ना है कि ऑफर कर दी तो इसको रिवोक भी तो कर सकते हैं, वापस भी तो ले सकते हैं कि नहीं दिल किया भाई बेचने का, ऑफर की थी अब अच्छा नहीं लग रहा, अब लग रहा नहीं बेचनी मुझे चीज़. ऐसा होता है, चेंज ऑफ माइंड होता है इंसान का. तो अभी वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट अपना फेज शुरू करेंगे एक्सेप्टेंस का. फिर हम उसमें पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, कैसे कब कब एक्सेप्टेंस वैलिड समझी जाएगी. फिर हम रेवोकेशन पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस भी क्या रिवोक की जा सकती है. सो हम इन एलिमेंट्स के ऊपर 1 by 1 डिस्कशन कर रहे होंगे. तो यस, अभी एक्सेप्टेंस पर डिस्कशन करेंगे. लेकिन एक बात याद रहे कि जब कंडीशनल ऑफर की जाती है, कंडीशनल ऑफर तो हो सकती है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती. Because either you have a right, being an acceptor, you have a right either to accept that offer or reject that offer. हाँ, इसके दरमियान एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं हमेशा कहता हूँ, म्यूचुअल कंसेंसस का. मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. दोनों ही बायर सेलर मिल जाएं और टर्म्स को रिवाइज करना चाहें तो यस, फिर उस केस में ऑफर ख़त्म हो जाती है, एक न्यू ऑफर जनरेट की जाती है. कुछ थोड़ा समझ आ रही है बात की, क्या समझाना चाह रहा हूँ? देखो बड़ा आसान काम है ना. इन्होंने मुझे ऑफर की और मैंने इन्होंने ऑफर की, इन्होंने आगे से टर्म्स चेंज किए, इन्होंने कहा नहीं सर इतने नहीं, इस तरह कर लेते हैं. सपोज मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपना से लैपटॉप बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये 1 लाख का, ये आगे से कहते हैं नहीं सर ऐसा करते हैं 70 में डील डन कर लेते हैं, और हम दोनों ने 70 में डील डन कर ली. सो इनफैक्ट आप एक चीज़ इग्नोर कर रहे हो कि एग्जिस्टिंग ऑफर ख़त्म हो चुकी है. हम एक नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उस पर भी आज बात करेंगे. ठीक है. सो इनफैक्ट आप जब एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हो तो ऑफर कहीं ख़त्म हो जाती है. जी प्लीज़ एग्जाम्पल्स पढ़ ली सबने? सो 9, 10, 11, 12 में कोई ट्रांसलेशन इशू? मैंने पहले भी कहा था ह्यूमिलेशन. जी जी 9 एग्जाम्पल. चलें जी. सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर, मतलब एक तरह से एक और खरीदूंगा. इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी, अगर पहले वाला मेरे लिए खुशकिस्मती साबित हुआ तो मैं तुझसे दूसरा भी खरीदूंगा. सो ये वेग टर्म है, ये कोई ऑफर नहीं है, ये वेग है. इसका मतलब है टर्म्स कि पहले वाला कंडीशन लगा दी ना कि पहले वाला अगर लकी साबित हुआ है, तो ये लक साबित होना क्या चीज़ है? वेग है. टर्म्स ये आपके पास कौन सी है?
मैंने एग्जाम्पल कहा है, आप लोगों ने क्या कहा? अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहे बेटे कि एग्जाम्पल कह रही हैं आप? तो मैंने एग्जाम्पल ही पढ़ी है। आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ रहे हो अभी तक? मैं एमसी कुचल से आपको वापस ले आया हुआ हूँ, कुछ लोग नहीं आए, प्लीज वापस आए। एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 और 12 है। जब मैं एमसी कुचल की बात करता हूँ तो एमसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है? और जब मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ तो बुक में एग्जाम्पल जो गिवन है उनकी बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 9 बेटे वेग टर्म है, टर्म वेग है ये। इंटेंशन ऑफ लॉ नहीं है, मतलब इंटेंशन ऑफ लॉ मतलब कि जब इंटेंशन होती है तो डेटा लीगल ऑब्लिगेशन। हाँ, इसमें नहीं है, नहीं उस तरफ जाना, टर्म्स ही वेग हैं तो फिर उस तरफ उस कॉन्सेप्ट पे क्यों जाना? इन्फोर्सेबिलिटी तो देखो ना, आप खुद गौर करो, इन ऑफर पे बैठे हैं, इन्फोर्सेबिलिटी तो लास्ट एलिमेंट है जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बिल्कुल करीब होंगे, वो बेसिक एलिमेंट ही मिसिंग है, तो यहीं पे अपना जजमेंट दे देते हैं। बात समझ पाए हो मेरी बात? ऊपर से चल रहे हैं ना, ऑफर से जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट तक, लेकिन ऑफर ही जब वेग है तो फिर इन्फोर्सेबिलिटी तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये कह सकता हूँ आंसर को दो रीजंस देनी हो तो एक ये दे दें एक वो दे दें, लेकिन वो बहुत दूर की बात है, ऑफर पे ही रिजेक्ट कर दें जब बेसिक एलिमेंट ही गलत है। तो एक और मजेदार बात बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है ना, ऑब्वियसली ये तो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट का, ये सारी फॉर्मेशन जो बनी हुई है ना, ये जो इतनी डिविजन्स हो गई कॉन्ट्रैक्ट को पीछे लाते लाते, कंसिडरेशन और एग्रीमेंट और ये सब चीज़ें, ऑफर की वैलिडिटी, ये इनफैक्ट रियल केसेस थे इंडिया में, इंडिया तो नहीं कहना चाहिए, सब कॉन्टिनेंट के रियल केसेस थे, उनसे फिर इंटरप्रिटेशन की गई और फिर कोर्ट की जजमेंट की बेस के ऊपर लॉ बना। सो इसीलिए ये इतना स्टेप बाय स्टेप ड्रिल किया गया है इसको। देखो लॉ मेकिंग के तरीकों में ना, लॉ मेकिंग में एक तरीका ये भी होता है, जो कोर्ट के वर्डिक्ट होते हैं वो भी लॉ बनते हैं। कैसे, ये बात मैं समझाऊंगा। लेजिस्लेशन के लॉ बनाने के कई तरीके हैं। एक तो वो हैं जो बांदर बैठे बना रहे हैं, कहाँ पे? पार्लियामेंट में, ठीक है, हम उन्हें वोट डाल देते हैं, वो सारे बांदर आके और उनके हाथों में माचिस पकड़ा देते हैं और वो जलाते रहते हैं। ये रिसेंट जली भी है अभी आपको रियलाइज हो रहा है न्यूज़ में। सो हमने उनके हाथ में माचिस, तो हमने वो बांदर सेलेक्ट किए, उन्होंने अपने में से एक महाबांदर सेलेक्ट किया टॉप पे, ठीक। सो इनफैक्ट समझाना ये चाह रहा हूं कि वो लॉ मेकिंग बॉडी है आपकी, ठीक है, पार्लियामेंट आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है। इसी तरह एक लॉ मेकिंग बॉडी आपका प्रेसिडेंट भी है, आरिफ अलवी साहब, ठीक है, वो भी लॉ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उनके पास पावर्स हैं। फिर एक लॉ मेकिंग बॉडी आपका कोर्ट भी है। सो मैं थोड़ा सा लेजिस्लेशन को समझाया हल्का सा, ठीक है। चलो आ जाओ, चले जी, अब जरा एग्जांपल 9, 10, 11, 12 जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई जल्दी से प्लीज। जी 10, 11, 12 में कोई प्रॉब्लम समझ आ गई सबको? आगे चलूं, अगली बात पे जा सकते हैं। अच्छा अब चलते हैं जी कि ऑफर, हमने कहा हम ऑफर की वैलिडिटी पढ़ रहे हैं। से मिस्टर ए हैं ये और ये मिस्टर बी है, इन्होंने एक ऑफर की कि इन्होंने वही पर्टिकुलर बाइक बेचारी इन्होंने बेचनी है इनको फॉर 50,000 रुपीज। जैसा मैंने कहा ये ब्रेकअप में बना है, ड्रिल डाउन किया गया ना कोर्ट की जजमेंट्स की बेस के ऊपर, इसके अंदर से फिर स्टेप्स निकाले गए। तो फिर एक स्टेप ये भी आता है कि ऑफर कब कंप्लीट होगी, एक ऑफर कंप्लीट कब हुई है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। आपको क्या लगता है टेक्निकल लेमैन वे में ऑफर कब कंप्लीट हो जाती है? जब एक्सेप्टेंस मिल जाए, वो तो एक्सेप्टेंस होगी, फिर तो प्रॉमिस बन गया। एक ऑफर कब कंप्लीट होगी? जब उस सामने वाली पार्टी तक मैसेज कन्वे हो जाए, ऑफरी तक मैसेज कन्वे हो जाए। तो यही टेक्निकल डेफिनेशन भी है कि यार ऑफर कब कंप्लीट होती है,
वो कहते हैं व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। सो आपकी ऑफर कंप्लीट हो जाती है जब वो सामने वाली पार्टी तक पहुंच जाए, अदरवाइज लॉ की नजर में ऑफर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑफर है। इज दैट क्लियर? और चलो उस पर भी बाद में बात करता हूँ, एब्सेंस ऑफ कंप्लीशन। चलिए जी 2.1.1 पे आ रहा हूं। आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, यानी टू द पर्सन, टू द ऑफरी, कि उसके नॉलेज में जब बात आ जाए तो समझ लें ऑफर कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल 13 जल्दी से पढ़िए एक दफा। जी डन। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर ऑफर तो कर दी, ऑफर करने के बाद, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा कंप्लीट, ऑफर करने के बाद क्या चेंज ऑफ माइंड नहीं हो सकता? क्या ये कंपल्शन है कि 100% आपने ऑफर कर दिया अब तो आपने बेचनी है? नहीं, आप चाहो तो आप विड्रॉ कर सकते हो चेंज ऑफ माइंड के ऊपर। आप अक्सर अपनी चीज़ बेचना चाहते हो और एक टाइम आता है आप कहते हो यार नहीं मुझे नहीं बेचनी, ऐसा है। लेकिन लॉ कहता है ऐसा हो जाना चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस। आसान लफ्ज़ों में कि एक ऑफर आपने की, आप अगर चाहते हो उसे विड्रॉ करना तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले विड्रॉ कर लो। क्यों एक्सेप्टेंस से पहले? क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, और प्रॉमिस में अगर वो बाकी एलिमेंट पूरे हो गए, कौन कौन से? कंसिडरेशन, एनफोर्सेबिलिटी, अगर ये पूरे हो गए तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमेशा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन मौजूद है। अगर अब एक पूरा नहीं करेगा तो दूसरे का राइट डैमेज होगा और वो कोर्ट में जाएगा। ये बातें समझ आ रही हैं? सीक्वेंस समझ आ रहा है? इसका मतलब है फिर ऑफर को विड्रॉ करना चाहो, अच्छा विड्रॉल का एक टेक्निकल नेम उन्होंने लिखा है और वो है रेवोकेशन। रिवोक कर देना, ऑफर को खत्म कर देना, कैंसल कर देना, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल वर्ड क्या है? रेवोकेशन। सो अगर आप अपना अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखो तो हेडिंग है मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो अभी तक हमने वैलिडिटी पढ़ी, कंडीशन पढ़ी, कंप्लीटनेस पढ़ी, और अब हम पढ़ने लगे हैं कौन से वेज हैं जिसके अंदर एक ऑफरर अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। अच्छा, रेवोकेशन में हम दो तरह की बातें पढ़ रहे होंगे, एक वो जिसमें ऑफरर रिवोक करे और एक वो सिनेरियो जिसमें ऑटोमेटिक रेवोकेशन हो जाती है। मैंने दो बातें कही, एक तो वो जिसमें रेवोकेशन ऑफरर कर रहा होगा, मतलब उसने ऑफर की और एक्सेप्टेंस से पहले पहले विड्रॉ कर ली। मतलब मैंने इसको कहा कि मैं आपको अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए का, सपोज। इसने कहा मैं आपको कल तक बताता हूं। मैं घर आया, माइंड चेंज हुआ, मैं कहता हूं मुझे फंड्स चाहिए थे, फंड्स अरेंज हो गए। मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा यार अब जरूरत नहीं है, अब नहीं मैं बेच रहा, आई डोंट वांट टू सेल इट नाउ। सो मैंने इनकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया। अब ऑफर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर किसी किस्म की कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके। सो ऑफर एक तरीका ये है कि मैंने इन्फॉर्म किया, एक कुछ ऐसे तरीके होंगे जिसमें ऑफर ऑटोमेटिक रिवोक होगी, अभी वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो पहला ऑफर की रिवोकेशन जरा पढ़ते हैं। कहता है एन ऑफर में बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, बाय कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द ऑफरर टू द अदर पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस। यानी आसान लफ्जों में कहूं कि ऑफरर अगर ऑफरी को बिफोर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दे कि आई डोंट वांट टू सेल इट नाउ। सो दोबारा पढ़ता हूं, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, यानी उसे नोटिस दे दे, रेवोकेशन दे दे, रिवोक करने का बता दे, बाय द ऑफरर टू द अदर पार्टी। ऑफर है ना, तो ऑफर रिवोक करोगे तो ऑफरर ही बताएगा ना। तो देखो जहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई थी, कैसे कंप्लीट हुई थी? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे कंप्लीट हुई थी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। तो फिर रेवोकेशन कैसे कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर ऑफरी। वही प्रिंसिपल है कि भाई जिसको ऑफर बताई थी उसको रेवोकेशन का भी तो बताओ। सो इसका मतलब है अगर मैं पूछूं कि ऑफर रिवोक हो रही है तो ऑफर कब कंप्लीट हो रही है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। तो मैं कहूं रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रही है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। दैट्स ऑल। बात समझ आ रही है?
चलो, ये काम बिफोर एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। यहां तक समझ आ गई सबको? अगली बात, ऑफर वुड लैप्स। अब इससे समझते हैं पहले। देखो, समटाइम्स ऑफर के साथ कुछ कंडीशन इंपोज हो जाती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मैं एक एग्जांपल बनाता हूं यहाँ पे, सॉरी इट्स ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूं। से सपोज करें ये इमरान खान साहब हैं, वो वाले नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और ये मरियम नवाज है, और ये वो वाली नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये बनी गाला की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, ये वो वाली नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। से 500 मिलियन की, ठीक है। ये ना हो ना यूट्यूब पे लेक्चर जाना है, बाद में पता लगे उस्ताद सेशन ऑफ हो गया जी, उस्ताद 4 महीने के लिए गायब है। और आजकल तो हो भी रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता, ठीक हो गया। अच्छा जी, यूजुअली क्या होता है, सपोज ये बनी गाले की प्रॉपर्टी इन्होंने ऑफर की, इन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म समझे तो एक टोकन यूज हो रहा होता है। ऐसा है, लोग आते हैं खरीदने के लिए, सेलर, और वो कहता है, सॉरी बायर, और वो कहता है जनाब ये पैसे पकड़े थोड़े से टोकन मनी, ये प्रॉपर्टी के 10 दिन में मैं पैसे दे दूंगा और ये प्रॉपर्टी मैं खरीदना चाहता हूँ। वो अपनी इंटेंशन शो करता है, और प्रैक्टिकल मोड समझा रहा हूँ कि वो थोड़ी सी बयाना कहते हैं ना जी, बयानिया नहीं होता, बयाना होता, बयानिया तो स्टेटमेंट है, बयानिया तो स्टेटमेंट, बयाना वो पकड़ा जाता है, टोकन मनी। तो सब कुछ ऐसे ही कुछ हुआ, 500 मिलियन था, मरियम नवाज साहबा ने टोकन मनी दे दी से 50 मिलियन, से 5 मिलियन टोटल अमाउंट है ना, 5 मिलियन उसने टोकन मनी दे दी। इमरान खान साहब ने कहा आपके पास 30 डेज हैं, 30 डेज के अंदर आपने रिमेनिंग पेमेंट करनी है, अदरवाइज ये ऑफर खत्म, और टोकन मनी जब्त। टोकन मनी नॉन रिफंडेबल, बयाना जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है, ऐसा ही है जी। सो ऑफर से मैं कहता हूं इमरान खान साहब ने ऑफर की, टोकन मनी 5 मिलियन है और 30 डेज के अंदर रिमेनिंग पेमेंट करनी है। 30 डेज में अगर आपने पेमेंट ना की तो बयाना मैं जेब में डालूंगा और आप फारिग, आप चलता बने, आप चलती बने। ऐसे ही जी, समझ आ रही है? अब ये ऑफर के साथ अगर आप गौर करो तो टाइम लाइन एसोसिएटेड है। सो अगर मरियम साहबा से 500 मिलियन अरेंज ना हो, क्योंकि उनकी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गरीब, बेचारी गरीब भी हैं, अपने बाबा के पैसों पे रहती हैं, और ये वो वाली मरियम नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं पहले बता दूं। सो मुझे बताओ कि अगर एक्सेप्टर ने ये टाइमलाइन अचीव नहीं की, मीट नहीं की, 30 दिनों में पैसे नहीं दिए, तो ये क्या होगा, ऑफर क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, लैप्स्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टेक्निकली बात समझ आ गई? इसका मतलब है ऑफर समटाइम्स ऑटोमेटिकली भी रिवोक हो रही हैं, लैप्स्ड हो रही हैं। कब? जब टाइमलाइन एसोसिएटेड है और टाइमलाइन ऑफरी ने मीट नहीं किया, एक्सेप्टर ने वो टाइमलाइन मीट नहीं किया, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सो ऑफर खत्म। बाद में मरियम साहिबा बेशक 1000 मिलियन लेकर आ जाएं, 800 मिलियन लेके, सर हमारा दाल लग गया है, ठीक है, ओह सॉरी 800 मिलियन ले, नहीं, ऑफर खत्म हो चुकी। लॉ की नजर में अब ऑफर एग्जिस्ट नहीं करती। दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो जैसा मैंने पहले भी कहा, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, दोबारा से करना चाहें वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्जिस्टिंग ऑफर खत्म हो चुकी। अच्छा, ये तो था टाइमलाइन एसोसिएटेड है। व्हाट इफ के टाइमलाइन ना हो कॉन्ट्रैक्ट में, तो लॉ एक वर्ड यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल ये 30 डेज की लिमिट नहीं थी, यही सारा ऑफर थी, लेकिन 30 डेज की लिमिट नहीं थी, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो है कि नहीं टाइमलाइन डिफाइन किया, ठीक है, वो बेचना चाहता है, वो खरीदना चाहती है और टाइमलाइन डिफाइड नहीं किया कि रिमेनिंग पेमेंट कब होगी, तो लॉ एक वर्ड यूज करता है रीजनेबल टाइम पीरियड। लॉ कहता है ठीक है, टाइम नहीं भी डिफाइन तो कोई मसला नहीं, इट शुड बी विद इन इट शुड बी एक्सेप्टेड, एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल? लॉ कहता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये केस टू केस वेरी करेगा, ये केस टू केस वेरी करेगा। ये कोर्ट की जजमेंट पे चले जाता है फैसला कि व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल टाइम। जिसना फॉर एग्जांपल देखो ना, मैं पहले भी एग्जांपल दी कि रुडोल्फ पाकिस्तान अगर अपनी केमिकल इंडस्ट्री थी, ये अपना केमिकल बेचती थी डिफरेंट बिजनेसेस को, से निशात को, ठीक है। अब ये पहले अपना माल बेचती है, बाद में पैसे कलेक्ट करती है,
ठीक है, 30 डेज का टाइम पीरियड देती है। लेकिन अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आओ, वो पहले एडवांस लेते हैं, फिर 6 महीने बाद आपको व्हीकल देते हैं। सो इंडस्ट्री चेंज की मैंने, केमिकल इंडस्ट्री से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आया, तो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो गया, और दोनों केस में मेरा रीजनेबल कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल? बात समझ आ रहे हो? वहां पे 30 डेज का क्रेडिट देना रीजनेबल है, यहां पे एडवांस देना रीजनेबल है। सो व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये ना हो कि मरीम नवाज ने 5 मिलियन दिया और उसके बाद गायब हो गई, और उसके 1.5 साल बाद आई, जब उनकी दोबारा हुकूमत आई तो उन्होंने कहा ये ले जी 800 मिलियन। हाँ, ये वो वाली मरीम नहीं है। 1.5 साल बाद, क्या आपको लगता है कि 1.5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा इमरान खान को? नहीं, ये रीजनेबल टाइम नहीं है। ऑफर क्या होगी? खुद ब खुद 1-2 महीने बाद लैप्स्ड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो सेकंड प्रोविजन पढ़ें फिर जी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहीं प्लग अवेलेबल है, ये ऑफ हो गया ना। चलो कोई नहीं, पढ़ो आप लोगों में से कोई एक बुक मुझे प्लीज, किसी का जिस रो में 2 हो, जो साथ शेयर कर सकें। इधर है अवेलेबल? ओके, चलो जी प्लीज। सो पढ़ता हूं। एन ऑफर में बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वेज, बी क्लॉज, इफ following ways, offer would lapse हो जाएगी if not accepted within prescribed time or within reasonable time if no time is prescribed। यानी अगर टाइम डिफाइंड है तो टाइम के अंदर अंदर ऑफर एक्सेप्ट करनी है, वरना ऑफर खत्म हो जाएगी, और अगर टाइम डिफाइंड नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करनी है, वरना ऑटोमेटिकली ऑफर खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, देन इसके साथ ही पहले होल्ड करके एग्जाम्पल 14 और 15 प्लीज पढ़िए। 14 और 15 जरा प्लीज पढ़िए। आपको ए और बी क्लॉज जो भी आपने पढ़ी है उसी की इंटरप्रिटेशन मिलेगी। 14 और 15 प्लीज पढ़िए, बल्कि 16 भी, 14, 15, 16। होपफुली मैं 16 एक्सप्लेन करता हूं। जी 14, 15, 16। जी डन। 16 अच्छा 14 में क्या डिस्कशन आ रही है जी? बिफोर एक्सेप्टेंस उसने अपनी ऑफर को विदड्रॉ कर लिया। 15 में टाइमलाइन डिफाइंड था, और 16 के अंदर टाइमलाइन डिफाइंड नहीं था। एक पर्सन ने, क्या नाम है जी, अमीर नहीं, मारिया ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी को कि मुझे शेयर्स चाहिए, और कंपनी सो के उठी कितनी देर बाद? एक लंबे अरसे के बाद। कितने महीने बाद? उसने कहा जी उसने अप्लाई किया मई में, और उसे अलॉटमेंट हो रही है। अलॉटमेंट मीन शेयर इशू होना। शेयर इशू हो रहे हैं कब जाके? आफ्टर 6 मंथ। तो क्या ये रीजनेबल टाइम पीरियड है? नो। क्यों नहीं है? अच्छा, अभी आप इतना टेक्निकल नहीं जानते हो, लेकिन जो ही आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो आपको, कंपनी कॉर्पोरेट लॉ फाइनल में, तो आपको समझ आएगी ये सारा प्रोसेस 60 डेज में मुकम्मल हो जाता है। 1 महीने के अंदर, या 1 महीने 10 दिन के अंदर ये मुकम्मल हो जाता है। जहां ये प्रोसेस 1 दिन 10 दिन 6 महीने बाद इशू कर दे, तो इट मीन्स ये रीजनेबल टाइम नहीं है। सो ऑफर रिवोक हो चुकी थी। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई? अब आगे चल सकता हूं? ओके जी। अब मुझे बताइए, कल एक बात पड़ी थी कंडीशनल ऑफर की। ऐसा ही है कि आप एक ऑफर अगर कोई कंडीशन इंपोज करना चाहे तो वो इंपोज कर सकता है किसी भी किस्म की ऑफर में। से मैं कहता हूं कोई भी ऑफर बना लीजिए, लाइक अगर मैं कहता हूं सपोज आप लोगों को, से मैं कहता हूं, मैं गुड डे बेटे, मैं हैदर को अपना लैपटॉप सेल करूंगा इफ ही गॉट एडमिशन इन क्रिसेंट, सपोज। ये मेरी कंडीशन है। ऑफरर के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो किसी भी किस्म की रीजनेबल कंडीशन अटैच कर सकता है, तो मैंने अटैच कर दी। इसका मतलब अब ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहता है अगर, तो इसे ये कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए एक कंडीशन थी
क्या आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स इतने होने चाहिए तो आपको लैपटॉप मिलेगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऐसा था। तो वो क्या थी, वो कंडीशन थी। क्वालिफिकेशन मार्क्स जो थे वो कंडीशन थी, आप इतने अचीवर होंगे तो आप लैपटॉप के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने एक्सेप्ट करनी है ऑफर तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंडीशन अचीव करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सो यही है लिखा उसने। तो अगर वो कंडीशन अचीव नहीं करता तो फिर ऑफर तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो वो कहता है ऑफर में बी रिवोक्ड, ऑफर खत्म हो गई जी, बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टर ने वो कंडीशन मीट नहीं की तो ऑफर एक्सेप्टर नहीं हुई, एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे चलूं। अब आगे समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं जरा। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, यहां पे उसकी डिस्कशन हमें कहीं अगले चैप्टर्स में जाके मिलेगी, लेकिन अभी समझा देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक को कहते हैं पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल नेचर, और एक होता है इम्पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सपोज एक डस्टर यहां की रखा है, अच्छा, सपोज करें यही एक कॉन्ट्रैक्ट है, से इमरान के साथ और मरियम के दरमियान, और मरियम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, सॉरी ये वो वाली मरियम नहीं है बेटा, ये आर्टिस्ट वाली है, ठीक है, हाँ समझ तो गए ही हो, पहुंच गए हो तुम लोग। सो मरियम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं। सो इमरान साहब चाहते हैं कि उनका एक स्केच ड्रॉ किया जाए, ठीक है। मरियम साहब ने से 500,000 मांगे एक स्केच के, ठीक है जी, एक पेंटिंग बना के देनी है उन्होंने, और सॉरी उल्टा एरोज उल्टे हो गए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये इन्होंने स्केच बना के देना है और इन्होंने इनको पेमेंट करनी है। एरोज का जो डायरेक्शन है वो मैं कंसिडरेशन के हवाले से बनाता हूँ कि कौन किसको क्या कंसिडरेशन पे कर रहा होगा। सो सपोज अज्यूम करें ये आर्टिस्ट हैं, और अब ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना कि अज्यूम करें मरियम साहब इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, पैसे एडवांस लें, ये 5 लाख एडवांस दे दिए मरियम साहबा को, और मरियम साहब इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो आपको लगता है कि उनके किसी नमूने से आप वो पेंटिंग बनवा लेंगे और उसके लिए आप विलिंग होंगे 5 लाख देने के लिए? नो इमरान, अगर ये इस नेचर का, ये पर्सनल नेचर का इसलिए क्योंकि आप उस मरियम को वो 5 लाख उसकी एक्सपर्टीज की वजह से पे कर रहे हो। अगर यही स्केच उसके बच्चे ने बना के देना हो तो आप कभी भी 5 लाख नहीं दोगे, आप मुफ्त में भी ना लो उससे। बात समझ पा रहे हो? पेंटिंग के हवाले से सोचो ना, आप एक पेंटर को इतने पैसे क्यों दे रहे हो? उसकी स्किल के, और वो स्किल सेट उसके जाने के साथ ही चले जाना है। सो इसका मतलब ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये मरियम के अलावा कोई और फुलफिल नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आई? तो ऐसे केस में जब पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे केस में अगर वो पर्सन इस दुनिया से लगा जाए, वो पर्सन मर जाए, डेथ के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट डेथ के केस में खत्म। पर्सनल नेचर क्या है? उसके बिहाफ पे उसके अब मैं टेक्निकल वर्ड बोलने लगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान कभी विश ही नहीं करेगा कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो सर्विसेज एक्वायर करे। तो फिर जरा थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, तो क्या करना चाहिए? मरियम नवाज के बच्चों को, सॉरी मरियम के बच्चों को वो पैसे वापस कर देना चाहिए। इसे कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी कहा जाता है। आगे जाके वर्ड दोबारा पढ़ेंगे, वापस कर देना बेनिफिट्स जो कॉन्ट्रैक्ट में रिसीव किए हैं तुमने, रीस्टोर द बेनिफिट्स। सो आसान का इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट, आसान लफ्ज अभी लिखूंगा, अभी टेक्निकल वर्ड नहीं लिखूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कैंसल्ड, ठीक है जी, और अल्टीमेटली रीस्टोर द बेनिफिट्स। ये दो बातें समझ आई जी? आप लोग सॉल्व कर रहे हो ये केसेस, ठीक है, प्रोविजन ऑफ लॉ एक लेमैन की तरह सोच रहे हो तब भी ये सॉल्व हो रही हैं। तो जनाब अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो ही वो पर्सन, एक पार्टी की डेथ होती है जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है और बेनिफिट वापस। क्लियर? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसी के स्किल सेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। देखो जैसा फॉर एग्जांपल अज्यूम करें
इमरान साहब ने स्केच की जगह रॉ मटेरियल लेना था। किससे? मरियम से नहीं, इत्तेफाक फाउंड्री से। सॉरी, मेरी एग्जांपल ऐसी ही है कि मुझे 4 महीने अगले गायब होना है। सो इत्तेफाक फाउंड्री वालों से उन्होंने रॉ मटेरियल लेना था, ठीक है। सेम मे बी द लीडिंग पर्सन वुड बी मरियम, जो उनके बिहाफ पे फ्रंट एंड पर्सन है। 5 लाख का माल मैंने एडवांस दे दिया है, तो बेटा अगर इस केस में मरियम सपोज डेथ हो भी जाए तो क्या रॉ मटेरियल इसके बिहाफ पे कोई और डिलीवर नहीं कर सकता? ये ऐसा इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्किल सेट इन्वॉल्व नहीं है। आपके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी ये कॉन्ट्रैक्ट की अंदर जो ऑब्लिगेशन है परफॉर्म कर सकता, मतलब गुड्स डिलीवर कर सकता। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है ये ऑब्लिगेशन इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी फुलफिल कर सकते हैं। सो इस केस में फिर क्या होगा? अगर ऐसा इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता मरने के बाद भी। ऑब्लिगेशन किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। सो जहां पे वरासत में बच्चों को जायदादें मिलती हैं, साथ में लायबिलिटीज भी मिलती हैं। और टेक्निकली अगर समझो तो पहले लायबिलिटीज पे ऑफ होती हैं, फिर जो बाकी जायदाद बच जाती है वो बच्चों में डिवाइड हो रही होती है। बात समझ आई? असल में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हिस्से में से ही जा रही होती हैं। मेरी बात समझ आई? यहां तक कुछ हजम हुई बात की? तो इसका मतलब अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर्सन के खत्म होते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और अगर कोई बेनिफिट किसी पार्टी ने रिसीव किया हुआ तो वो वापस करेगी। और अगर इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर पर्सन की डेथ हो भी जाए तब भी कोई मसला नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे। इज दैट क्लियर? जी, यहां तक अगर समझ आ गई तो आगे चलो, अगली बात पर हम जाऊं। तो इसका मतलब है अगर एक पर्सन ने ऑफर की और ऑफर करने के बाद वो ऑफर एक्सेप्ट हो गई, ठीक है जी, यानी बल्कि अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं ताकि ऑफर के हवाले से यही बातें अब समझा सकूं, क्योंकि ये समझाना जरूरी था कि पर्सनल नेचर और इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है। लो जी, यही पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, इम्पर्सनल नेचर का। सो मरियम और इमरान में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मरियम साहब ने एक ऑफर की रॉ मटेरियल की, सपोज। अच्छा, अब तक आपको एक बात और समझ आ गई होगी, ऑफरर या ऑफरी होना कोई बहुत महारत की बात नहीं, सिर्फ ये पोजीशंस हैं कि हु इज मेकिंग एन ऑफर। सो सपोज अज्यूम करें मरियम ने ऑफर की, शी विल बिकम एन ऑफरर, ठीक है, और उन्होंने रॉ मटेरियल की ऑफर की इमरान साहब को 5 लाख रुपए के अगेंस्ट कि आपको 5 लाख रुपए का इतना रॉ मटेरियल मैं डिलीवर कर दूंगी, सपोज। और ये ऑब्वियस बात है, सीम्स लाइक ए इम्पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन्होंने ऑफर की और ऑफर करते साथ ही इजराइल साहब पहुंच गए। ऑफर की से इन्होंने आज की मैं कहता 1 जनवरी 2022 को ऑफर की और 2 तारीख को इजराइल साहब पहुंच गए, ले गए। इमरान साहब तक ऑफर पहुंची, लेकिन इमरान को ये नहीं पता कि इस पर्सन की, इस ऑफरर की डेथ हो चुकी है। और अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है सपोज 3 तारीख को, इसका मतलब उसके नॉलेज में नहीं है, तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो लॉ की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर, एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस, कंसिडरेशन मौजूद है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन। इस केस में तो इमरान लीगल ऑब्लिगेशन पे कर देगा 5 लाख देके। इस केस में कौन लीगल ऑब्लिगेशन पे करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कंसिडरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ इम्पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आई जी? लेकिन अगर ये बात 1 तारीख को मरियम साहब ने ऑफर की, इजराइल साहब ले गए, इमरान साहब को इन्फॉर्म किया गया कि जनाब मरियम साहिबा तो चले गई, इसका मतलब बिफोर एक्सेप्टेंस अगर इस पार्टी के नॉलेज में ये बात आ गई है कि ऑफरर इस दुनिया से जा चुका है, या ऑफर पागल खाने जमा करा दिया है, इंसेन हो गया है, उसे पागल खाने जमा करा दिया, इंसेनिटी, ठीक है, तो दोनों केसेस में अगर ये बात इसके नॉलेज में आ गई है तो अब ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
ऑफर क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? रिवोक्ड। टेक्निकली समझ आई ये बात? चलो मैं थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा साथ बता दिए ताकि आप लोगों को दोनों तीनों चीजें समझ आ जाए, ना कि मैं सिर्फ आपको ऑफर समझाता रहूं, आपको अगले कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए थोड़े से। ठीक है जी, क्लियर हुई बात की? सो इसका मतलब है ऑफर ने ऑफर की और डेथ या इंसैनिटी आ गई दोनों में से, और ये बात कम्युनिकेट होगी दूसरी पार्टी को, तो समझ लो ऑफर खत्म। ऑफर रिवोक ऑटोमेटिकली, लॉ की नजर में उसी दिन ऑफर खत्म हो गई। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं हुई, नॉलेज नहीं है उस पार्टी को, इमरान को, तो कोई मसला नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये सारा थीम समझ आ गया पूरा? अब पढ़ते हैं फिर। एन ऑफर में बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वेज, जिसमें से वो कहता है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, कि एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर के नॉलेज में ये बात अगर आ जाती है तो ऑफर खत्म। हाँ ना आई तो फिर मैंने कॉन्सिक्वेंसेस समझा दिए, और फिर ये भी समझा दिया कि इम्पर्सनल होगा तो क्या होगा और पर्सनल होगा तो क्या होगा। समझ आ गई जी? चलो प्लीज एग्जाम्पल 17, 18 और 19 जरा आप पढ़ो। क्या चीज बेटे? उसको इन्फॉर्मेशन, एक बार याद रखना, एक बेसिक बात समझा दूं छोटी सी, और अगर हजम कर सको तो ठीक। लॉ की नजर में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम आगे चल के बहुत दफा पढ़ भी रहे होंगे, हमारे आगे जाके कॉन्सेप्ट आना था, जिसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। इस केस का बर्डन किसके ऊपर है? किसने साबित करना है? बात समझ आई? जिस तरह मैं एक केस छोटा सा हमेशा कहता होता हूँ, नवाज फैमिली के टाइम पे ऊपर जब ये नैब का केस चल रहा था जिसमें वो नाअहल हुए, तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो फवाद चौधरी जैसा बंदा बाहर आके पीटीआई का बंदा कहता होता था, और रसीदें नहीं दिखा रहे, रसीदें नहीं दिखा रहे, इनसे क्या है रसीदें दिखाओ, रसीदें दिखाओ। ऐसे ही है। और जब उनके बेवकूफ़ आते थे बाहर, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली में से कोई बाहर आता था तो फ़ौरन कहता था हमें बैठा के इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, एक भी सबूत नहीं है इनके पास। दोनों में से कोई बात नहीं करता था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है उस केस में, किसने साबित करना है। किसी ने नहीं, बेवकूफ ने, मतलब तुम पीटीआई वालों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि यार तुम्हारा जो स्पोक्स पर्सन है वो अवाम को गाइड करे, अवाम को नहीं गाइड करे। दोनों अपने अपने हिस्से के, अच्छा इस दुनिया में कामयाब वो है जो अपने हिस्से के बेवकूफ पहले इकट्ठे कर ले। बड़ी हार्श रियलिटी है लेकिन है यही, जो अपने हिस्से के बेवकूफ पहले इकट्ठे कर ले। तो दोनों ने इकट्ठे किए हुए हैं, पीटीआई वालों ने अपने, नून लीग वालों ने अपने। वो अपने लोगों को क्या कह रहा है, इंतकामी कार्रवाई ले रहे हैं मुझसे, इनके पास कोई सबूत नहीं मेरी करप्शन का। और पीटीआई वाले कह रहे हैं रसीदें नहीं दिखा रहे, रसीदें नहीं दिखा रहे। इनफैक्ट उस केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज फैमिली के ऊपर था कि उन्होंने प्रूफ करना था कि वो पैसे कहां से आए जिससे लंदन की प्रॉपर्टी परचेज की। अब वो ये बात क्लैरिफाई नहीं कर रहे अवाम को कि ऑडियंस को पता चले कि अच्छा बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, जो तो बात गलत हो जाएगी। ऑडियंस तो मेरे कहेगी हाँ दिखाओ जी, आप दिखा दें रसीदें, आप दिखा दें। तो वो पीटीआई वाले रसीदें कहते रहते थे और लोगों को पता ही नहीं, आधी अवाम को पता ही नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर। सो बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज फैमिली पे था। मेरी बात समझ? तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि साबित किसने करना है कोर्ट में। आपकी बात से बेटे मैंने स्टार्ट किया। अब एक छोटी सी बात, जर्नल रूल क्या है? जर्नल रूल, अभी तो ये नवाज फैमिली वाला केस डिस्कस किया ना, जर्नल रूल क्या है? The person who is putting the petition, who is filing the petition, who is filing the case, is the person who has to prove. जो केस फाइल करेगा वो ही साबित करेगा। जर्नल रूल केस टू केस में वेरी, कोर्ट किसी और केस में, जैसा इस केस में कोर्ट ने नवाज फैमिली, हालांकि केस नैब ने दायर किया लेकिन कोर्ट ने नवाज फैमिली को कहा कि तुम साबित करो, डिफेंडेंट को कहा कि तुम साबित करो। द केस में बी डिफरेंट बट जर्नल रूल इज कि जो पिटिशनर है, जो प्लेंटिफ है, वो ही साबित करता है कोर्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसके ऊपर होता है, द पर्सन हु इज पुटिंग द केस, हु इज पुटिंग द पिटिशन। यहां तक समझ आ रही है बातें? हजम हो रही है? अभी पढ़ने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने कहा चलो अब बातों में बातें निकली। जी यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा था? सर वो मैंने कहा कि अब आप गायब होने वाले हैं। अब आप गायब होने, हाँ कोई बात नहीं, कोई, ये बातें मैं पिछले लेक्चर में भी कह रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया कि नहीं गायब हुआ पिछली दफा भी, इस बार भी नहीं होऊंगा। जी नहीं, मैंने अभी यही तो समझाया बेटे कि
बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर है, यहाँ पे डिफॉल्टिंग या एग्रीव्ड की बात नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ पटिशनर की बात, कि जो केस फाइल करेगा। इसका मतलब बहुत से केसेस ऐसे होंगे बेचारा एग्रीव पार्टी केस फाइल करेगा और फिर वही प्रूव कर रहा होगा क्योंकि केस उसने फाइल किया। कुछ थोड़ी समझ आई बात की? चलो अब और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? नो? चलो जरा पढ़ो फिर इसको। एग्जाम्पल 17, 18, 19 पढ़ ली सबने? जी डन। एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम? 17, 18 अच्छा पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ लें। जी 17 Jazib offered to sell his scooter to Babar for 40,000 rupees if Babar joined the ABC club within a week। यानी कंडीशन अटैच कर दी, कहा तुझे स्कूटर बेचूंगा लेकिन अगर तू ABC क्लब को ज्वाइन कर लेगा एक हफ्ते में। तो अब इसका मतलब है अगर बाबर ने एक्सेप्ट करना हो तो उसे क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। तो कहता है बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक, एक हफ्ते में उसने नहीं क्लब ज्वाइन किया। तो कहता है ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, लैप्स हो गई। टर्मिनेट एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है, लैप्स, टर्मिनेटेड। जी कोई और क्वेश्चन था बेटा यहाँ से? 18, 19 ट्रांसलेशन इशू, एनी ट्रांसलेशन इशू? 18, 19 मैंने पहले भी कहा शर्म नहीं खानी, थोड़ा सा बेशर्म होकर क्लास पढ़नी है। ये थोड़ा पीपा चलाने के लिए ज़रूरी है। मैं कराने को खुद भी एग्जाम्पल करा दूँ लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है अगर मैंने करानी है तो। मैंने प्रोविज़न समझाई है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एप्लीकेशन आप लोग साथ साथ करते रहें। जी 18, 19 में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलूँ? 18 में बेटे Zain offered Daud his car for 3 million on 15 जनवरी। अपनी ऑफर की जो उसने 15 जनवरी को 3 मिलियन की कार। Zain died on 18 जनवरी, इजराइल साहब आगे 18 को। दाऊद एक्सेप्टेड Zain's ऑफर ऑन 20th जनवरी, 20 को एक्सेप्ट किया उसके मरने के बाद। लेकिन when he becomes aware of his death, यानी इसका मतलब उसको नॉलेज में था कि वो लगा गया इस दुनिया से। इसका मतलब है ऑफरी के नॉलेज में अगर आ गया ये बात तो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई, अब एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। किसने पूछा था? किस बेटी ने क्वेश्चन पूछा था? क्लियर हुई बेटी बात? देखो डेट्स पे कंफ्यूज मत हो। उसने 15 को ऑफर की, ठीक है, 17 को डेथ हो गई, ये बात ऑफरी के नॉलेज में आ गई। तो जो ही नॉलेज में आई ऑफर खत्म। अब एक्सेप्टेंस काहे की जब ऑफर ही मौजूद नहीं है तो। सो उसने कहा द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट हैज बीन टर्मिनेटेड, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है। क्लियर है बेटी बात को? तो 17 को ही ऑफर खत्म हो गई थी। इससे पहले कर लेता या 20 को जब कर रहा होता तब नॉलेज में बात ना होती, यानी 20th को जब वो एक्सेप्ट कर रहा था उसके नॉलेज में ना होता कि फौत हो गया हुआ है, तो फिर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, वैलिड एक्सेप्टेंस होती, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता। एडिशनल पॉइंट पे चल रहा हूँ जी, इसके अलावा कोई 20th में तो प्रॉब्लम नहीं। एडिशनल पॉइंट देखो बेटा, आपने रिश्ता भिजवाया, आगे से ना हो गई ऑफर, इसका मतलब आपने ऑफर की, एक्सेप्टर ने रिफ्यूज कर दिया, ऑफर खत्म। ठीक है? सो कहते हैं ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय द ऑफरी। आसान सी बात है। चले अगली बात, एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। ले जी ये एक आसान सी बात। सपोज आप में से एक बेटी गई किसी शॉप पे, शॉपकीपर ने कहा अच्छा जी बाजी ये 1000 रुपये का है। अब बाजी को एक बाय डिफ़ॉल्ट उनका एक अंदर से जागता है और वो कहती है नहीं 800 दूंगी या 500 दूंगी। देखें बाजी एक और मिल गई है, 500 दूंगी। अगर तो सारे दिन की सेल बहुत अच्छी है तो कहेगा बाजी वो दरवाज़ा दोबारा ना आइएगा यहाँ पे। और अगर उस बेचारे की सुबह से सेल नहीं हुई तो बार्गेनिंग पावर वीक है तो वो बाजी को शायद 500-600 में भी दे दे। लेकिन अब मैं टेक्निकली कुछ बात समझाने लगा हूँ। उसने ऑफर की कि मैं ये बेचना चाह रहा हूँ से, या कोई सूट बेचना चाह रहा हूँ, आसान कर लेते हैं, सूट बेचना चाह रहा हूँ 1000 रुपये का, और बाजी ने आगे से कह दिया 500 का दूंगी। ठीक है?
अच्छा, वो बाजी की शक्ल देख के भी अंदाजा लगा लेते हैं, वो उतने पैसे ऊपर कर देते हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि बाजी ने कम कराने हैं, ठीक है। चलो जो भी है, बाजी ने 1000 रुपया, उसने 1000 रुपये की ऑफर की, बाजी ने आगे से काउंटर ऑफर कर दी 500 रुपये की। लॉ की नजर में जो ही काउंटर ऑफर हुई, एक्चुअल एग्जिस्टिंग ऑफर खत्म हो गई। अब पोजीशंस चेंज हो गई। पहले अगर सपोज मैं शॉपकीपर हूं तो पहले मैं ऑफरर था और ये बेटी ऑफरी थी, लेकिन जो ही इन्होंने काउंटर ऑफर की, अब ये ऑफरर हैं और मैं ऑफरी बन गया। अब मैं एक्सेप्टर हूं, आई हैव अ राइट टू से यस और नो, आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो लॉ की नजर में जो ही काउंटर ऑफर की जाती है, एग्जिस्टिंग ऑफर खत्म हो जाती है। ये बात समझ आई? एक पहले पढ़ा था कंडीशनल ऑफर, अब ये पढ़ रहे हैं काउंटर ऑफर। इज दैट क्लियर? तो जरा पढ़ता हूं जी। टर्म्स में नहीं आ जाता क्या मतलब बेटे? टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आ जाता क्या मतलब बेटी? आपका क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं हुआ मुझे। हाँ ठीक है, अब ये ऑफर है। हाँ नहीं, ऑफर इज द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मैंने ऑफर किया, आई वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर फॉर 1000 रुपीज, इन्होंने काउंटर ऑफर की 500, मेरी ऑफर खत्म। अब इनकी ऑफर है 500 की, मैं एक्सेप्ट कर लूं, हो सकता है मेरे सुबह से डैडी ना लगी हो, मेरी सेल ना हुई हो, तो मैं 500 भी मान लूंगा। तो अब इन्होंने ऑफर की और मैं एक्सेप्टर बन गया और मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो कॉन्ट्रैक्ट तब भी हो जाएगा। लेकिन अब फर्क ये है, ऑफरर ये है और ऑफरी मैं हूं, मेरी पोजीशंस चेंज हो गई हैं। जी बेटी अब बताइए। ऑफरर कंडीशन नहीं रखता बेटे, ऑफरर इज द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर। सिंपल बात, आसान रख लेते हैं ना उसको आप। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको क्या लगता है जब रेडॉल्फ पाकिस्तान निशात के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिर्फ रेडॉल्फ पाकिस्तान अपनी टर्म्स रखता है? ये जो 45 दिन का क्रेडिट पीरियड है, ये किसने मांगा होगा? निशात ने। तो वो क्या है? ऑफरी। सो ऐसा नहीं है, बायर सेलर दोनों अपनी टर्म्स रख रहे होते हैं, ठीक है। सो आप इसको एसोसिएट नहीं कर सकते कि सिर्फ ऑफरर अपनी टर्म्स रख रहा होता है। आपकी बात एक हवाले से ये दुरुस्त है कि हाँ, जब आपकी मोनोपोली पोजीशन हो तो फिर टर्म्स खाली ऑफरर ही रख रहा होता है, फिर आप बाउंड होते हो कि आपने परचेज करना है, ठीक है। चलो जी, एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। अ काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय द ऑफरी या एक्सेप्टर इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। सो आपने घर जाके काम करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 जो है एक दफा पढ़ना है, एमसी कुचल का आगे लिखा हुआ है ना रेफरेंस में। और एक लास्ट बस बात, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस बात है, प्रॉमिस हो जाएगा, कंसिडरेशन होगी, एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, एंड कैन नॉट बी रिवोक। इसका मतलब है ऑफर रिवोक की जा सकती है, एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए, आसानी बाइंडिंग किसकी बुक है?